नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर एक बड़ा ट्वीट किया। इसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा और सिख नरसंहार को लेकर क्या आरोप उन्होंने लगाए। तो वहीं दूसरी खबर होगी सुकमा से, जहां लाल आतंक को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है और यहां से आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ साथ क्या कुछ उनसे बरामद हुआ, इसके बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के किस वारदात को ये अंजाम देने की फिराक में थे और बड़ी कामयाबी क्या हाथ लगी, ये भी बताएंगे। तीसरी और अहम खबर बैंक्स के और नोटबंदी 2000 के नोट को सर्कुलेशन से अलग करने को लेकर खबर होगी और एक दिन में कितने रुपए आप एक्सचेंज करा सकते हैं, ये भी डिटेल आपको देंगे। बालाघाट में आज से बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगने वाला है और 2 दिन तक ये कथा होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या यहां भक्तों की अर्जी सुनेंगे, ये भी आपको बताएंगे। वहीं पांचवी और अहम खबर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से टेम्परेचर का टॉर्चर है, इससे आखिर कब आपको राहत मिलेगी और अब तक क्या हश्र गर्मी ने लोगों का किया हुआ है, इन सभी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोपाल से अहम खबर से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई युवराज और शहजादे हैं, इसलिए आपको बार बार युवराज बोलना पड़ता होगा। दरअसल कांग्रेस ने कार्तिकेय को युवराज कहकर संबोधित किया था। ऐसे में कार्तिकेय ने पलटवार करते हुए ये ट्वीट किया और साथ ही लिखा कि भाजपा की वजह से कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना सीख रही है, लेकिन ये कांग्रेस से होगा नहीं क्योंकि डीएनए में ही नहीं है। कार्तिकेय ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे खोजने चाहिए, परिवार नहीं। मेरा समय बर्बाद करने के बजाय चुनाव लड़ने की कोशिश करें। कार्तिकेय ने सिख दंगों को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा और बोले, जब देश में सिख नरसंहार हो रहा था तब बड़े भाई नकुलनाथ अमेरिका में थे। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से। वासु, चुनावी साल है, ऐसे में वार पलटवार दोनों ही पार्टियों के बीच स्वाभाविक है, लेकिन कार्तिकेय का जो ये ट्वीट आया, एक ही ट्वीट में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा तीखा तल्ख होता हुआ नजर आएगा। और बड़ी बात यह है कि अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि कांग्रेस ने जब 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया तो एक फोटो कांग्रेस की ओर से ट्वीट की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी पत्नी साधना सिंह के साथ चूल्हे के पास बैठे हुए थे और कांग्रेस ने लिखा था कि अब आपको चूल्हे का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। जिसके बाद कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार कहा और ये उनकी ओर से कहा गया है कि कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों को खोजे, उन पर बात करे, उन पर चर्चा करे, उनकी राजनीति करे, ना कि परिवार को लेकर कांग्रेस राजनीति करे। ये कार्तिकेय की ओर से कांग्रेस पर पलटवार किया गया और न सिर्फ इतना ही बल्कि कांग्रेस को जमकर कटघरे में लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे युवराज हैं, शहजादे हैं, इसलिए उन्हें युवराज कहने की आदत पड़ गई है। दरअसल कांग्रेस ने कार्तिकेय चौहान को युवराज कहकर अपने एक ट्वीट में संबोधित किया था, जिस पर भी कार्तिकेय चौहान की ओर से जवाब दिया गया है और सिख दंगों को एक बार फिर से पूरे बिल्कुल आरपी सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आरपी सिंह जी, कांग्रेस में बहुत सारे युवराज और शहजादे हैं, इसलिए शायद कार्तिकेय को युवराज कहा गया, ऐसा ट्वीट करके वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कई और आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है, इसलिए वो परिवारों की फोटो डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी स्वयं को परास्त महसूस कर रहे हैं। हाँ। और यही कारण है कि उन्होंने अपने सुपुत्र को आगे कर दिया है। और दूसरी बात, जहां तक कार्तिकेय जी का सवाल है, मुझे लग रहा है कि वो स्वयं को स्थापित करने के लिए जब तक इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देंगे, जो कि उन्हें मैं कहूंगा कि डीएनए में प्राप्त है, तो संभवतः उन्हें वो स्थापित भी नहीं हो पाएंगे। तो इससे अधिक इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। और कौन घोषणा कर रहा है, कौन घोषणावीर है, ये
मध्य प्रदेश की जनता को बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। और जनमत जिस ओर मुड़ रहा है, हाँ। मुझे लगता है कि उसी से बौखलाए ये लोग। आरपी सिंह जी, डीएनए का अच्छा आपने जिक्र किया, उस ट्वीट में डीएनए का भी जिक्र है। वो कह रहे हैं कि भाजपा को देख करके कांग्रेस के लोग महिलाओं का सम्मान करना सीख रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा कांग्रेस वालों से, क्योंकि ये उनके डीएनए में ही नहीं है। देखिए, जिस प्रकार की वो चुनौती दे रहे हैं वो समझ लें। पहले तो अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी में जो महिला नेता एवं कार्यकर्ता है उनकी संख्या बता दें, नेताओं की संख्या बता दें, स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं का सच में यदि कोई पक्षकार है तो कौन है, और सिर्फ सांकेतिक रूप से महिलाओं को अपने एजेंडा में रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सिख दंगों का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि सिख दंगे जब हो रहे थे तो बड़े भाई नकुलनाथ अमेरिका में थे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने में विश्वास करती है। दूसरी बात, ये रियर व्यू में रह के सरकार चलाना चाहते हैं, आगे नहीं देख रहे। और यही कारण है कि आज जिस प्रकार के एक बहुत बड़े, मैं कहूंगा कि दुर्घटना में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आगे देखकर नहीं चला रहे गाड़ी, रियर व्यू में चला रहे हैं। और जनता ने स्वयं ही बता दिया है कि किस प्रकार का घमासान जो है इनके स्वयं के नेताओं में है। लेकिन सर, ये ट्वीट एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस बार के चुनावों में हो सकता है कार्तिकेय चौहान मैदान में उतरने की तैयारी तो नहीं कर रहे, कांग्रेस के लिए चुनौती तो नहीं बनेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौती उनके पिता ही नहीं है तो सुपुत्र क्या होंगे? हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को आप चुनौती नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अब वो बिल्कुल स्वीकार्य नेता भी नहीं है। उनमें आपस में जिस प्रकार का घमासान है, जो आज नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा जो है और महाराज भाजपा, वो इसी मसले से निपट ले। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में स्थापित थोड़ा शिवराज सिंह चौहान को आपको गंभीरता से लेना चाहिए। सर, आप लोगों की बनी बनाई सरकार को उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वयं उनको गंभीरता से नहीं ले रही, तो हम लोग क्यों लें? उस विषय को लेकर मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीरता से आपको लेना पड़ेगा। अगर उन्हें आप चुनौती नहीं मानेंगे तो मध्य प्रदेश में कैसे काम होगा? सर, थोड़ा गंभीरता दिखाएं। देखिए, जब जनता ही गंभीरता से नहीं ले रही है किसी लीडर को, और जनमत का पूरा रुख मुड़ गया है कांग्रेस की ओर, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि उनको आप गंभीरता से, भारतीय जनता पार्टी पहले उनको गंभीरता से ले, तब जनता और विपक्ष को गंभीरता से लेगी शिवराज सिंह जी को। हाँ, ठीक है, जनता नहीं लेगी वो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, उनकी पार्टी नहीं लेगी वो भी आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, लेकिन सर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बनी बनाई सरकार को नुकसान पहुंचाया था उन्होंने। आपके खेमे से बड़े नेता को खींच लिया और अपनी सरकार उन्होंने बना ली। आप इसे कहीं अलग अलग मंचों पे कई बार इसको लेकर इससे गलत आप साबित करते रहे हैं। ठीक है, वो विषय हो सकता है। जी, अच्छा, आप बात पूरी कीजिए आप। जी, देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति की बात करती है, यदि वो प्रजातंत्र पर डाका डालती है तो ये कोई अच्छा उदाहरण स्थापित तो नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी का बदला लेने के लिए जनता तैयार है मध्य प्रदेश की। हाँ, लेकिन सर इसमें आपको भी पूरी गंभीरता दिखानी पड़ेगी। आप उन्हें चुनौती ना माने, ये नुकसानदायक हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि मुद्दों का जिक्र कार्तिकेय चौहान कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं है। और अगर आप ऐसा कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान आपके लिए चुनौती नहीं है, तो फिर ये काफी तस्दीक होगी। प्रशांत जी, यदि वो इस प्रकार का मुद्दा उठा रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर वो कांग्रेस को इतने गंभीरता से लेके पिता, पुत्र, सारा परिवार क्यों उस पर आक्रमण कर रहा है? आरपी सिंह जी, फोटो जो ट्विटर पे डाला गया था ना, ये उसके संबंध में उन्होंने जवाब दिया। एक फोटो डाला गया था, कांग्रेस ने जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, उसमें शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना जी एक चूल्हे के पास बैठे, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से एक फोटो ट्वीट किया गया था, जिसमें यह लिखा गया था कि अब चूल्हा नहीं इस्तेमाल करना होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, 500 रुपए में सिलेंडर देगी। उसी मुद्दे पर आगे ट्वीट्स की सीरीज चल रही है। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस मजबूत हो रही है और थोड़ा और एक्टिव होगी कांग्रेस, और आगे बीजेपी भी इस तरह से वार पलटवार करेगी तो निश्चित रूप से कई मुद्दे निकलकर सामने आएंगे, उम्मीद करते हैं। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए हमसे। और वासु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ और खबरों पर उनसे बातचीत करेंगे आगे। और इस बीच सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, कोत्तागुड़म से 10 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों से 500 डेटोनेटर्स बरामद किए गए। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म से हुए गिरफ्तार माओवादियों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बड़े हमले की ये तैयारी में थे, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 500 डेटोनेटर्स और विस्फोटक जो इनसे बरामद हुए हैं,
बड़ी तबाही ये मचा सकते थे और छत्तीसगढ़ तेलंगाना में ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इन्हें नाकाम कर दिया गया। एक मुखबिर की सूचना पर जवानों ने माओवादियों को पकड़ लिया। माओवादियों से ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में इनसे डेटोनेटर्स, विस्फोटक बरामद किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ तेलंगाना में जो ये बड़ी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी, जानकारी भी मिल रही है और सूचना पर कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई है। 10 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। सुकमा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गिरफ्तारी हुई है 10 हार्डकोर नक्सलियों की। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ। भारत विरोधी, कश्मीर विरोधी नैरेटिव फैलाने की पाकिस्तान की नापाक मंशा का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान ने 12 मई को एक चिट्ठी लिखी थी और सभी पाकिस्तानी दूतावासों को यह चिट्ठी लिखी गई थी। श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई थी। विदेश में सभी पाकिस्तानी दूतावासों के साथ प्रचार सामग्री साझा की। 6 पेज के पत्र में NRC, खालिस्तानी, पुलवामा, भारतीय अल्पसंख्यकों का जिक्र है। सोशल मीडिया पर हैशटैग का भी प्रस्ताव रखा था। तो एक बार फिर से ये बात स्पष्ट हो गई है कि सभी पाकिस्तानी दूतावासों के साथ ये जो दुष्प्रचार की कोशिश है, जो भारत में कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश पाकिस्तान वहां से करता रहता है और भारत के लोगों को ही भारत की नीतियों के खिलाफ भड़काने की जो कोशिश है, जो भारत में इस विषय को लेकर अशांति फैलाने का काम उसने किया है अक्सर, उसके मुंह पे ये G20 का समिट तमाचा है। सुरक्षा की व्यवस्थाओं को दर्शाने का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। हमारे शैलेंद्र वांगू जी एडिटर है, हमारे साथ नेशनल से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, ये जो पाकिस्तानी लेटर सामने आया है, जाहिर है कि ये G20 की बैठक जो उसके मुंह पे तमाचा लगा है, ये उसी का रिएक्शन है। देखिए आशीष, ये पूरी कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से कि हर मुमकिन कोशिश की गई कि इस मीटिंग को स्कटल किया जा सके, इस मीटिंग को होने से रोका जा सके। इसीलिए 12 मई को ठीक 10 दिन पहले ये चिट्ठी लिखी गई है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये ISI की चिट्ठी है और सभी दूतावासों को लिखी गई है कि किस तरह से विदेशों में भारत के खिलाफ और इस मीटिंग के आसपास में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, एक गलत मैसेज कन्वे किया जाए ताकि इस मीटिंग को होने से रोका जाए। क्योंकि देखिए लगातार कामयाबी मिल रही है भारत में और हम देख पा रहे हैं कि G20 के साथ साथ कश्मीर में जो विकास हो रहा है, वहां टूरिज्म लौट रहा है। 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट इस साल गए हैं। तो ये सब देखा नहीं जा रहा है पाकिस्तान से और G20 मीटिंग कराने के बाद पाकिस्तान अब पूरी तरह से बौखला गया है। अब देखिए कोशिश ये की जा रही थी कि इस मीटिंग को वहां पर होने से रोका जा सके। प्रोपेगेंडा शेयर किया गया। अतीक अहमद की हत्या का भी इस चिट्ठी में जिक्र है खालिस्तान के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं भारत विरोधी तमाम जो बातें हैं उनको कैसे पेडल किया जाए, उनको कैसे प्रमोट किया जाए विदेशों में, ये कोशिश थी। लेकिन जिस तरह की मीटिंग वहां अभी हो रही है उससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की कोशिश पूरी तरह विफल रही है और वहां पर डेलीगेट्स पहुंचे हैं। वहां पर आज दूसरा दिन है, तमाम सुरक्षा के निजाम भी हैं। कल हमने खुद देखा था कि डेलीगेट्स किस तरह से शिकारा राइड वहां पे कर रहे हैं। तो ये जो तमाम जो खुशनुमा और खूबसूरत तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कश्मीर की, इससे पाकिस्तान बेचैन है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आज भी POK में मौजूद हैं और आज भी वो भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे इस मीटिंग को देखते हुए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, और ऐसे लेटर के लिए हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हुआ कुछ है नहीं तो लेटर जारी कर दो, प्रोपेगेंडा फैला लो, यही सब काम रह गया पाकिस्तान के पास। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। और बढ़ते आगे और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें कि आज से बैंक्स में नोट बदले जाने का काम होगा। बैंक्स खुल चुके हैं और आप जाइए, आपके पास अगर 2000 का नोट है तो आप बदल सकते हैं। 20,000 रुपए तक आप एक बार में एक्सचेंज कर सकते हैं या जमा करा दीजिए। आप अपने जब भी आप निकालेंगे पैसे, आपको फिर वो 500 या 100 जो भी आप नोट करेंसी मांगेंगे वो आपको मिलेगी, लेकिन 2000 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे। 30 सितंबर तक ये बैंक में नोट जमा कराए जा सकते हैं और उसके बाद भी ये नोट लीगल टेंडर रहेंगे। अभी इसे लीगल टेंडर ही रखा जाएगा और इसको डिमोनेटाइज नहीं किया गया है। ये RBI की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि
लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कि वे जल्द से जल्द इस काम को निपटा दें, ये कोशिश रहेगी। और आरबीआई ने नोट वापस लेने का फैसला किया। 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर ये नोट बने रहेंगे। वासु, अगर आपके पास भी 2000 का कोई नोट है तो आज ही आप जाएंगे जमा कराने के लिए या भी कुछ वक्त इंतजार कर सकते हैं? बिल्कुल आशीष, देखिए किसी भी तरीके की कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि 4 महीने का पर्याप्त समय दिया गया है। और 2000 के जो नोट्स हैं उनकी मात्रा वैसे भी मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि लंबा समय हो चुका है जब से 2000 के नोट्स की जो प्रिंटिंग है वो बंद कर दी गई थी। तो सिर्फ जो 10% के आसपास जो मार्केट में टोटल इस समय करेंसी है, टोटल अमाउंट है, वो 2000 के नोट है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल की जो बैंक स्ट्रीट है यहाँ पर, और अब बैंक्स का जो धीरे धीरे जो खुलने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। प्राइवेट बैंक्स भी हैं और गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं। बहरहाल कोई भी जो ऐसी स्थिति जिसके जो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था 500 के नोटों का, 1000 के नोटों का, उस वक्त जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे अपने बैंक नोट्स एक्सचेंज कराने के लिए, तो वैसी कोई स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जिस तरह से रोजाना बैंकों में कारोबार होता है वैसी ही स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है। और क्योंकि लोगों के पास पर्याप्त समय है और अब आधुनिकता भी आशीष है, कहीं ना कहीं जो ट्रेलर मशीन है, जो एटीएम मशीन है, जहां पे मशीनों में भी लोग सीधे जो नोट्स है उनको विड्रॉल कर सकते हैं। और जिस तरीके से आरबीआई की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, उसमें साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि आप चाहें तो आप अपने नोट के बदले 2000 के नोट के बदले 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए तक के जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 2000 का जो नोट है वो आप अपने खातों में एक अमाउंट के तौर पर भी उससे डिपॉजिट किया जा सकता है, जो एक अमाउंट के तौर पे आपके खातों में रिफ्लेक्ट होगा, जिसे आप बाद में कभी भी विड्रॉल कर सकेंगे। तो यही वजह है कि लोग अभी काफी ज्यादा रिलैक्स हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। और एक खास बात यह भी है कि जो ज्यादातर आम लोग हैं, भोपाल में तो हमने देखा वासु क्या तैयारियां। रायपुर चलेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। युगल, बहुत ज्यादा 2000 के नोट मार्केट में नहीं है, क्योंकि सर्कुलेशन से धीरे धीरे ये कम होते रहे, लेकिन आज से बैंक्स में जमा करने की शुरुआत हो चुकी है। क्या अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या लोग आ रहे हैं नोट जमा करने के लिए? देखिए, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एसबीआई के सामने और एक भी ग्राहक अभी यहाँ पर नहीं आया है जिनके पास 2000 का नोट हो और वो यहाँ आकर बदली कर सके। हमने जाकर के एसबीआई के जो मैनेजर हैं उनसे भी बात की है। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो जिनके हाथों में 2000 का नोट हो। तो ये कहा जा सकता है कि बैंक तैयारी तो जरूर यहाँ पर किया है कि अगर कोई आता है, कोई 2000 के नोट लेके आता है, अगर मोटी रकम है या जो नियम है उसके तहत, तो उसकी वापसी होगी। और अभी तक बैंक में किसी तरह के ऐसे भी पत्राचार नहीं आए हैं कि 2000 के नोट कब चलन से बाहर होंगे। मतलब यही है कि जब भी नोट लेकर कोई व्यक्ति पहुंचेगा बैंक, तो जो नियम है, जो प्रावधान है, उसके तहत उनके नोट है वो रखा बिल्कुल। और स्वाभाविक है वासु और युगल, ये बात स्वाभाविक है। अभी 10:15 लगभग 10:15 का समय हुआ है। 10-15 मिनट तो बैंक खुलने के बाद यूं भी स्टाफ ही आता जाता है। अभी लोग पहुंचेंगे, थोड़ा समय लगेगा और इतना चलन में भी 2000 का नोट नहीं है। फिर हम आपके पास आएंगे, एक बार और आप विजिट कीजिएगा बैंक्स का लंच के आसपास, फिर उस पर और अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका, युगल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। इस बीच महाराष्ट्र से एक दुखद खबर आ रही है। दरअसल बुल्ढाना से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुंबई नागपुर हाईवे पर एक हादसा हो गया। अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। 3 की हालत गंभीर यहां बनी हुई है। सुबह 7 हुआ और हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें। बुल्ढाना के पास यह हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। ये मुंबई नागपुर के पुराना हाईवे पर हादसा हुआ है, क्योंकि नागपुर एक्सप्रेस वे बनने के बाद जो पुराना हाईवे है, इसे पुराना हाईवे कहा जाने लगा। ये हाईवे दरअसल पहले नागपुर मुंबई को जोड़ने वाला रास्ता हुआ करता था, लेकिन एक्सप्रेस वे बनने के बाद इसे अब पुराना हाईवे कहा जाता है। और इसी रोड पर यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुए इस हादसे की जानकारी आपको हम दे रहे हैं तस्वीरों के साथ।
और बढ़ते आगे आपको बता दें, बालाघाट से बड़ी खबर। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिवसीय राम कथा के लिए पहुंच चुके हैं। आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के निवास पर पहुंचे बागेश्वर सरकार। परसवाड़ा के भादुकोटा में राम कथा का आयोजन होगा। दिव्य दरबार लगेगा। बाबा सुनेंगे भक्तों की अर्जी। और ग्वालियर से बड़ी खबर। भीषण गर्मी से ग्वालियर झुलस रहा है। ग्वालियर चंबल में लगातार तापमान पूरा टॉर्चर दिखा रहा है। न्यूनतम तापमान भी रात के वक्त 29 डिग्री तक पहुंच गया है। 24-25 मई को आंधी तूफान और बारिश की आशंका है, जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ गर्मी कम होगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर में भी आसमान से आग बरस रही है। 45 के पार टेम्परेचर पहुंच चुका है। रायपुर में 41, अंबिकापुर में 42, कोरबा में 41, बिलासपुर में 43, तो रायगढ़ में 44 और दुर्ग में 42 डिग्री सेल्सियस। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।